हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम कल आपका पेपर है 8th क्लास का। अभी कुछ देर पहले हमने लाइव करने की कोशिश की, बट कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और इसमें हम जो कल आपका एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम एक पूरे वीडियो में लेकर आएंगे। लगभग 1 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी, और इसको आप अच्छे से देख लो, और लगभग आपका क्वेश्चन इसी में से आपका एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सूक्ष्म जीव की अगर हम सूक्ष्म जीव, आपका टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं: सूक्ष्म जीव, कोयला, पेट्रोल और ध्वनि। तो सूक्ष्म जीव पहले चैप्टर से अगर कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस देखे जो आ सकते हैं। कहा गया कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर जनन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु सिर्फ परपोषी कोशिकाओं के अंदर जनन करता है। ऐसा रोग जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा, पेचिस जो है वो भी जीवाणुओं के द्वारा, और हैजा भी जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अगला है परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं। तो किस प्रकार की हम औषधि लेते हैं, तो प्रतिजीवी औषधियाँ या प्रतिरक्षी औषधियाँ जो है उससे हम दोनों प्रतिजैविक जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे ख़त्म हो जाते हैं। अगला है लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। तो लाइकेन किन 2 सूक्ष्मजीवी का सहजीवी संबंध होता है, तो शैवाल और फफूंद का। ठीक है। उसके बाद डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है। तो डबल रोटी या ईस्ट ब्रेड जब बनाते हैं ईस्ट से, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे हम CO2 भी लिखते हैं। अगला है वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी के द्वारा कीट द्वारा फैलता है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा और कीट के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ किसके, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। क्या है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और फैलता है किसके द्वारा, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, अच्छा ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें रेखांकित किया हुआ है, और इन रेखांकित शब्दों को आपको ठीक करके लिखना है। जैसे रोगजनक से लड़ने के लिए हमारी शरीर की कोशिकाएं डैश उत्पन्न करती है, तो ये क्या है, यहाँ क्या उत्पन्न करती है आपको पता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। तो इसका हो जाएगा प्रतिरक्षी। तो ये जो शब्द दिया है बस उल्टा सीधा दिया है, इसको सही करके लिखना है। फिर तिपैदिक, इसका है तिपैदिक हो जाएगा। तिपैदिक एक जीवाणु द्वारा होने वाले उत्पन्न रोग है। कॉन्थ्रेक्स से इसका हो जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है एक, सॉरी ए यहाँ होगा, एंथ्रेक्स एक जीवाणुजन्य रोग है। और इसकी खोज किसने की थी, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो रॉबर्ट कॉच ने। किसने, ये जिससे रॉबर्ट कोच भी जिसे हम कहते हैं, उसने खोज की थी एंथ्रेक्स के जीवाणु की। ईस्ट का प्रयोग मदिरा उद्योग में किया जाता है किस गुण के कारण, तो किण्वन गुण के कारण। किण्वन। नेक्स्ट है, अब इसकी अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे भोजन में मिलाए जाने वो वाले रसायन जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं, तो इसे हम कहते हैं संरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स। इंग्लिश में प्रिजर्वेटिव्स, हिंदी में संरक्षक। अगला है लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में, मतलब जो दलहन वाले पौधे हैं उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में मौजूद नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव कौन सा होता है, राइजोबियम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। फिर है रोग जनकों को फैलाने वाले कारक। तो रोग जनकों को जो फैलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोगवाहक जीवाणु। फिर है रोग जनकों को मार देने तथा उनकी वृद्धि को रोकने वाले रसायन। तो रोग जनकों को मार और वृद्धि को रोकने वाले रसायन कहलाते हैं प्रतिजैविक। तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक। फिर कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिक दिए हैं, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक न एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान से समझ लो।
लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पता है आपको लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की। और पाश्चरीकरण की भी खोज की थी, तो अगर पाश्चरीकरण आएगा तो भी यही होगा। रॉबर्ट कोच ने खोज की थी, अभी हमने पढ़ा, एंथ्रेक्स के जीवाणु की। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी छोटी माता की वैक्सीन। सबसे पहली जो वैक्सीन खोजी गई थी वो एडवर्ड जेनर ने ही खोजी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली प्रतिजैविक या जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, उसकी खोज की थी। और एंटीबायोटिक में एक नाम था पेनिसिलिन, उसकी खोज की थी पेनिसिलियम नामक कवक से। अगला है ईस्ट का एक उपयोग। तो ईस्ट का उपयोग किस में होता है? मदिरा उद्योग में, मदिरा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। नीले हरे शैवाल किस पोषक की वृद्धि हो जाती है? तो वो क्या करते हैं? अच्छा, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के अलावा और कौन करता है? नीले हरे शैवाल, जिसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो एक राइजोबियम और एक साइनोबैक्टीरिया दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो किस पोषक की वृद्धि कर देते हैं? तो नाइट्रोजन की। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान से समझ लो। अगला है तपेदिक रोग। कोई भी रोगी जब खांस रहा हो तो उसके समय क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? तो वो जो वायु द्वारा संचालित होने वाला रोग है, इसीलिए उसके आसपास खड़ा होने से आपको भी रोग हो जाएगा। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न में, अब यहाँ पे आपको कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ दिए हुए हैं। यहाँ आपको सूक्ष्म जीव दिए हैं और उनके वर्गों के बारे में बताना है। सूक्ष्म जीव के मुख्यतः आपको पता है 4 वर्ग होते हैं: कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु। लैक्टोबैसिलस एक किसका उदाहरण है? जीवाणु का। एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट, ये सब किसके उदाहरण हैं? कवक के। स्पाइरोगायरा एक शैवाल का उदाहरण है और पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का उदाहरण पैरामीशियम, अमीबा, ये सब प्रोटोजोआ के उदाहरण होता है। स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, ये सब शैवाल के उदाहरण हैं। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सब कवक के उदाहरण हैं। और लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु के उदाहरण हैं। अब इसमें आपको हितैषी और हानिकारक में बताना है। तो ईस्ट जो है वो आपका हितैषी में आ जाएगा। ठीक है, मलेरिया परजीवी वो आपका हानिकारक में आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस आपका इसके अंदर आ जाएगा। रोटी की फफूंद, ये रोटी ख़राब करता है तो हानिकारक में। राइजोबियम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो इसमें आ जाएगा। बैसिलस एंथ्रेसिस ये इसके अंदर आ जाएगा। अगला है विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 2 रोगों का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो 2 रोग जो विषाणु के द्वारा होते हैं, एक तो जिसे हम जैसे छोटी माता आप कह सकते हो वो, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा पोलियो, पोलियो भी इसी के द्वारा होता है। फिर नज़ला, जुखाम, ये सब भी इसके द्वारा होता है। लेकिन और तीसरा जो है कोविड-19, जो आप लोगों ने सब ने पढ़ाई है, कोविड-19, ये सब किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। विषाणु को के कोई एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कि ये परजीवी कोशिकाओं में, परपोषी कोशिकाओं में गमन करता है। ये अपना भोजन जो है परजीवी पोषण से प्राप्त करता है। इसमें ये पर अपनी कोशिकाएं नहीं होती, ये अपना खाना नहीं बनाता, दूसरों की कोशिकाओं में रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। अकोशिकीय जीव होते हैं। फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। इस रोग का नाम बताना है आपको। अब ये रोग आपको का नाम क्या हो जाएगा? इसमें जो पत्तियों में जो रस्ट लग जाता है, ठीक है, तो ये रोग आपके भिंडी के पौधे में होता है। इसको कहा जाता है भिंडी की पीत। तो ये रोग कौन सा है? भिंडी की पीत। और यह रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो यह रोग होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और यह रोग एक दूसरे पौधे तक कैसे फैलता है? तो कीट के द्वारा या कीड़ों के द्वारा। फिर है उन 2 पादप रोगों के नाम बताओ और उन्हें उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों रोग के बारे में बताना। 2 पादप रोग, एक तो होता है आपका रस्ट और एक होता है नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर और रस्ट एक बार देख लेते हैं। जिस टेबल से वो क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसको देख सकते हो। तो ये टेबल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो नींबू कैंकर
ये जीवाणु के कारण होता है और ये वायु के द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट ये कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत जो अभी हमने क्वेश्चन में किया है, ये वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा होता है और कीटों के द्वारा फैलता है। अच्छा, इसके साथ ही जो जंतुओं में होने वाले रोग थे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे मानव रोग, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। क्षय रोग ये वायु के द्वारा फैलता है। खसरा या मीजल्स जिसे हम कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है और ये वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस के द्वारा होता है और सीधे संपर्क में यह वायु के द्वारा फैलता है। पोलियो भी वायरस के द्वारा। तो वायरस से होने वाले 3 रोग देख रहे हो, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, ये तीनों जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। वायरस के द्वारा एक और रोग होता है हेपेटाइटिस ए। अच्छा, हैजा और टाइफाइड दोनों भोजन या जल के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए एक वायरस है जो भी कि जल के द्वारा फैलता है, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ है के द्वारा होता है और मच्छर के द्वारा फैलता है। और कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में अगला है वैक्सीन कैसे काम करते हैं। तो वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं, और तब वो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने से मेमोरी का मतलब है याददाश्त में चली जाती हैं कोशिकाएं, और जब कोई वायरस दोबारा अटैक करता है, हमारे शरीर पे हमला करता है, तो वो जो कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं बनी हैं, वो उससे लड़ने में हमारी सहायता करता है। फिर हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जो ये आपका सूक्ष्म जीव का नाम और वर्ग का नाम लिखने जिसके अंतर्गत आता है। तो ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो ये है एक प्रकार का वर्ग जो है वो है कवक, और ये आपका ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। इसको हम कहते हैं राइजोपस। क्या कहते हैं इसको हम? राइजोपस। तो राइजोपस नाम का कवक है ये, जो ब्रेड के ऊपर पाया जाता है। किस खाद्य पदार्थ जिसके ऊपर पनपता है? तो अभी हमने लिख दिया, तो ये ब्रेड के ऊपर पनपता है। वह जीव जो शुष्क परिस्थितियों में भली भांति पनपता है अथवा नम परिस्थितियों में। तो ये जीव जो है ये नम परिस्थितियों में पनपता है, शुष्क परिस्थितियों में नहीं पनपता है। क्या संक्रमित डबल रोटी खाना उचित है? तो नहीं, क्योंकि उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कवक होता है और ये हमारे लिए रोग पैदा कर सकता है। अगला है इनके कारण बताने हैं। ताज़े दूध को पीने से पहले उबाला जाता है, जबकि पैकेटों में भंडारित पाश्चीकृत दूध को उबाले बगैर ही पी सकते हैं। तो आपको पता है पाश्चरीकरण में 72 डिग्री सेल्सियस तक उसे उबालते हैं। कितने मिनट तक? 15 सेकेंड तक। 10 से 15 सेकेंड इसको हम उबालते हैं, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर लेते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं, इसीलिए पहले से उबला होता है उसमें सभी जीव जो हैं हानिकारक जीव वो मर चुके होते हैं। इसी कारण से हम उसको बिना उबाले भी पी सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कच्ची सब्जियों को, फलों को फ्रिज में रखा जाता है, जबकि जैम अचार को बाहर ही रख देते हैं। तो क्योंकि जैम और अचार में जो हमारे संरक्षक पदार्थ होते हैं, जैसे तेल होता है या चीनी होती है, जो उसको जल्दी ख़राब होने से बचाती है। किसान नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में फलियों और सब्जियों और मटर उगाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उत्पन्न होता है, और जो कि क्या बनाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला है मच्छरों पर नियंत्रण। पानी को इकट्ठा ना होने देने से किया जा सकता है। हालांकि मच्छर पानी में नहीं पाए जाते, ऐसा क्यों होता है? तो लेकिन पानी की ज़रूरत मच्छरों के अंडों को विकसित होने के लिए होती है। वो अपने अंडे पानी में ही देते हैं। तो पानी में मच्छर नहीं होते, लेकिन मच्छर के अंडे पानी में दिए जाते हैं और वो फिर उससे पैदा होते हैं। अगला है इन रोगों से बचाव। तो हैजा आपको पता है पानी या जल के द्वारा फैलता है, तो हमको साफ़ सुथरे जल के, ये जो बचाव वाला क्वेश्चन है ये भी अभी जो हमने टेबल किया उसी में से है। अगर देखें ज़रा, तो ये आपका हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए के बारे में पूछा गया है। ये जो अभी हमने किया है हैजा जो हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड। तो स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना है, और पके भोजन, उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण, और उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है, टीकाकरण का प्रयोग करना है हेपेटाइटिस ए में। तो इस तरह से ये वाला हमने किया। इस टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपके क्वेश्चन। फिर है आपको वायुमंडलीय स्थिरीकारक में ये भरना है। तो जो आप इस 8th क्लास में आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखा है कि नाइट्रोजन
मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं वो नाइट्रोजन कैसे वायुमंडल में पहुंचता है, ये सारा तो एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र है, इसी नाइट्रोजन चक्र से आता है। तो इस नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो वायुमंडल नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा या नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, या तड़ित के द्वारा, जो तड़का चमकता है उसके द्वारा स्थिरीकरण होता है और मिट्टी में पहुंच जाता है ये। और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है और मिट्टी में उपस्थित होने के बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। अच्छा, पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं, जंतुओं द्वारा पौधे खाते हैं और उत्सर्जित करते हैं, मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन अवशेष दोबारा मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से उस टेबल में अब हमको भरना है। तो यहाँ पे क्या था, ये जीवाणु के द्वारा, अब जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर पौधे प्राणी को खाते हैं, और जो पौधों को प्राणी खाते हैं और प्राणी के मृत्यु के पश्चात वो दोबारा नाइट्रोजन के पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पे है ए जो है वो जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना आप। अब एक और ध्यान से समझ लो, ये डायग्राम ज़रूर देख लो। इसमें से हो सकता है कोई डायग्राम आपसे पूछ ले कि अमीबा का डायग्राम बनाओ या पैरामीशियम का चित्र बनाओ, एस्परजिलस का। पहले हालांकि आपसे हो सकता है कवक का पूछ लें, तो कवक का अगर डायग्राम या चित्र बनाने आएगा तो इन तीनों में से कोई भी एक बना सकते हो आप। ये है एक प्रोटोजोआ का चित्र, तो प्रोटोजोआ हो या आपसे अमीबा पैरामीशियम पूछा जाए, ये एक शैवाल है, ये है क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। तो अधिकतर जो है वो अमीबा के बारे में, अमीबा के चित्र पैरामीशियम या एस्परजिलस या राइजोपस, इन चारों में से बनाने के लिए आ जाता है डायग्राम। तो ये अच्छे से देख लेना। तो इतना आपका चैप्टर 2 जो है उससे इम्पॉर्टेंट है, और इतना चैप्टर 2 में और अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं चैप्टर जो आपका कोयला एवं पेट्रोलियम है वो। तो कोयला एवं पेट्रोलियम ये चैप्टर 3 है, बट ये आपका पुरानी बुक में 5th चैप्टर था, इसलिए यहाँ 5th दिया हुआ है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, खनिज, मृदा, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक हमको वातावरण या प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। अगला है वायु, एक प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकती। यह एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो जो मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं होते उन्हें हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो वायु और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। बाकी सभी जो हैं कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अगला है कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन? वही समाप्त होने वाला या क्षय होने वाला प्राकृतिक संसाधन का एक युगल है। तो कोयला और मृदा, वायु और सूर्य का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्य जीव एवं खनिज। तो कौन सा है? तो अगर हम बात करें, देखो वायु एवं सूर्य का प्रकाश तो नहीं है। जल और पेट्रोलियम, तो जल भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। मिट्टी भी, जब तक धरती रहेगी मिट्टी तो ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है। तो वन्य जीव एवं खनिज, ये होगा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। इनमें से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता? कोक, ये कोयले से प्राप्त होता है। कोल तार, ये भी कोयले से प्राप्त होता है। कोल गैस, ये भी प्राप्त होता है। सीएनजी, ये कोयले से प्राप्त नहीं होता, ये प्राकृतिक गैस होती है। अगला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मात्रा में असीमित होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मात्रा में वो सीमित होते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तो वो किनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? मृत जीवों के अवशेषों से। फिर है कोयला जिनके अवशेषों से बनता है। तो कोयला किन अवशेषों से बनता है? वनस्पतियों से। तो वनस्पतियों के अवशेषों से बनता है कोयला।
फिर मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? तो मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कोयला बनता है। कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो नेफ्थलीन का उपयोग मच्छरों को भगाने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, ठीक है, इनको भगाने के लिए हम कर सकते हैं। तो मच्छर को भी और छिपकली वगैरह, मौत का, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मौत। मौत क्या होता है? जो कपड़ों को ख़राब करने वाले जो कीड़े होते हैं, वो उनका सबसे मुख्य उपयोग जो है वो नेफ्थलीन का ये होता है। फिर है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पेट्रोलियम के अवयव आपको पता है 7 अवयव पेट्रोलियम से निकलते हैं, जिसमें इसमें कौन सा नहीं है? तो कोक नहीं है। बाकी सभी पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल, ये सभी किससे निकलता है? पेट्रोलियम से। कोक निकलता है कोयला से। उसके बाद है पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास, तो जिनका आवास था मृदा, समुद्र। तो बहुत आपको पता है जो भूकंप आने से पहले जो समुद्र के आसपास जो जीव रहते थे, उसी के, इसका आंसर है समुद्र। फिर है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। समुद्र नहीं, इसका हो जाएगा चट्टानें हो जाएगा। चट्टानों के ऊपर आवास होता था और जब वो समुद्र के अंदर चले गए, इसीलिए जो पेट्रोलियम है उसको पेट्रो, जिसे हम कहते हैं रॉक ऑयल, चट्टानों का जो ऑयल होता है उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन चयन करना है। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा कठिन होता है। तो पाइपों द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कठिन है, इसीलिए उसका परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? क्योंकि पाइप, तो ये सही कथन का चयन करना है, तो ये तो गलत। उसके बाद प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक ताप पर भंडारित किया जाता है। तो सही कथन इसमें से यही है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये सब गलत है। कर सकते हैं उसका उपयोग। फिर पेट्रोलियम और जल का मिश्रण दिया गया है, दोनों को पृथक करने की विधि। तो दोनों का क्योंकि जो घनत्व है वो अलग अलग होता है, तो हम उसको आसवन विधि द्वारा दोनों को अलग कर सकते हैं। सीएनजी का पूरा नाम ध्यान रख लेना, सीएनजी और एलपीजी और पीसीआरए। सीएनजी और एलपीजी तीनों का फुल फॉर्म ज़रूर पूछेगा। पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन या पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर है उस सीएनजी और पेट्रोल की अपेक्षा बेहतर ईंधन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ है वो कम से कम निकलता है। उस पेट्रोलियम उत्पाद का नाम बताना जिसका उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयानों में किया जाता है। तो केरोसिन। फिर है कोयला भोजन पकाने में उपयोगी क्या है? उपयोगी ईंधनों में से एक है। तो ईंधन जिनका उपयोग हम ऊर्जा के लिए करते हैं। फिर है जब कोयला वायु में गर्म किया जाता है, जलता है, तो मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कोल तार अप्रिय गंध, ठीक है, कैसा होता है? अप्रिय गंध वाला एक काला गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन। वन और कोयला क्षय होने वाले या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। फिर है इसमें आपको सही रूप से सही रूप में लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान से समझ लो। क्या है? खानों से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा कोयला। इसका हो जाएगा कोयला। कोयला खानों से प्राप्त होता है। लिएपियट्रोम, तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। रिफाइनरी, ये हो जाएगा इसका रिफाइनरी, ठीक है। फिर है केरोसिन, इसका हो जाएगा केरोसिन, और का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण किया जाता है। तो बिटुमिन, इसका हो जाएगा बिटुमिन। तो अच्छा, एक बार आप कोयला वाला और पेट्रोल के जो घटक हैं और उसका उपयोग ये ज़रूर करके जाना। तो अगला है निम्न स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जैसे मृत वनस्पति धीरे क्रम में कोयले को परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। तो इसका हो जाएगा क्या? कार्बनीकरण।
फिर है कोयला पेट्रोल जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं और किस तरह के ईंधन कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। और अभी हमने पढ़ा जो काला गाढ़ा द्रव होता है, क्या? अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो पेट्रोलियम जो है ये गंध वाला काला गाढ़ा द्रव, यह कोलतार जिसे कहते हैं, सॉरी अप्रिय गंध वाला, इसे हम अप्रिय गंध कहते हैं, अप्रिय गंध। फिर है कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस ये दोनों बनता है। ठीक है। पेट्रोलियम विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, परिष्करण। फिर है जीवाश्मी ईंधनों को अत्यधिक जलाना किसका एक प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का। ये जिसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक उष्णन जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी एक प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन को जलाना। अगला है अब इसमें सही गलत लिखना है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो ये गलत है। संसाधन जो प्रकृति की असीमित मात्रा में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ये भी गलत है। वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ये सही है। उच्च दाब और ताप पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषणकारी है, ये भी सही है। फिर है सूर्य का प्रकाश और वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा। इनमें आपको अक्षय और क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन बताने हैं। तो वायु ये अक्षय हो गया, कोयला ये ख़त्म होने वाले समाप्त होने वाले, प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाले हैं, सूर्य का प्रकाश ये आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम ये ख़त्म होने वाले हैं, खनिज ये आपके ख़त्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, वन ख़त्म होने वाले हैं, और ऑक्सीजन अक्षय प्राकृतिक संसाधन। कोक के दो महत्वपूर्ण उपयोग, तो कोक का उपयोग एक तो इस्पात के उद्योग में किया जाता है और कोयला निर्माण में, और ईंधन के रूप में इसका उपयोग भी होता है। कोयले के अभिलक्षण और कुछ महत्वपूर्ण उपयोग ये अब अभी हम देखते हैं। फिर ये परिष्करण के बारे में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये कार्बनीकरण की आपके क्लास 8 का जो टॉपिक है वहीं से आया हुआ है, अभी हम देख लेते हैं इसको। फिर यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है कि सड़क का सतह निर्माण में काम आता है, तो सड़क के सतह निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बिटुमिन का। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी। पेट्रोलियम, पैराफिन मोम से वैसलीन और मोमबत्तियाँ बनती है, और पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। फिर है कोयले के प्रक्रमण से उत्पादों और उनके नाम के उपयोग। तो अब इसमें अगर देखें, ये कोयले से जो कोयले के उत्पाद हैं इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लो। 3 है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक जो है एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है, ठीक है, और इसका कार्बन का शुद्ध रूप भी कोक ही होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में और ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है कोलतार। इसमें 200 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, और इससे क्या क्या बनाए जाते हैं अगर आप देखो तो कोलतार का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो मौत और अन्य कीटों को बनाने, जो पहला क्वेश्चन था ना, नेफ्थलीन की गोलियां, वो भी कोलतार से बनाई जाती है। फिर कोयला गैस, तो कोयला गैस कब बनता है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम इसका उपयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। फिर है जीवाश्म ईंधन क्या होता है और काफ़ी समय लगता है, ये तो हमको पता ही है। फिर पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये भी आपको बताना। हाँ, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक, उनके उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आएगा, एक बार देख लेते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको ध्यान से समझ लो। क्या है? पेट्रोलियम के अलग अलग घटक हैं। पहला है एलपीजी, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका उपयोग घरों और ईंधनों के
घर में और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर है पेट्रोल, इसका उपयोग मोटर ईंधन धुलाई के लिए विलायक में किया जाता है। मिट्टी के तेल का इस्तेमाल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए करते हैं। डीजल का इस्तेमाल भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटर के ईंधन के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल का इस्तेमाल स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम का इस्तेमाल मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में। बिटुमिन का इस्तेमाल पेंट व सड़क निर्माण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लो। फिर ये PCRA का फुल फॉर्म यहाँ से आ जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो ये आपका कोयला एवं पेट्रोलियम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपका लगभग पेपर इसी में से बनेगा। इसको आप अच्छे से कर जाते हो, आपका आसानी से हो जाएगा। अब अगला जो है ये तो इस तरह से दिया, छोड़ो इसको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ध्वनि। ध्वनि भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्वनि, सबसे पहले इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें सूची दी गई है, ध्वनि किसमें गमन कर सकती है। तो लकड़ी में कर सकती है, जल में, वायु, तीनों में कर सकती है। तो 1, 3 और 2, 1, 2, 3 में कर सकती है। तो ये निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? इसके आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर, और ध्वनि की तो जो तारत्वता है वो निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर। ये दो ध्यान रखना है। आवृत्ति पर क्या निर्भर करती है? तारत्वता, या जिसे हम तीक्ष्णता भी कहते हैं। ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्णता या तारत्वता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर, और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर। अब है कौन सा सही है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, ये भी सही है। दोनों को संचरण के लिए, तो प्रकाश को नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। सॉरी, इसमें कहा गया है कौन कौन से कथन सही है? 1, 2 और 4, सॉरी 1, 2 और 4। अगला है कोई वस्तु, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वस्तु 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति से कंपन कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 1 फ्रीक्वेंसी कितना है? 50, ये उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो 1/50 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.02, तो 0.02 सेकेंड। फिर है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों प्रबलता घटाना है, तो क्या घटाना पड़ेगा? आयाम। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। फिर ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन के आयाम पर होता है। फिर 1 हर्ट्ज़ किसके बराबर होता है? तो 1 हर्ट्ज़ होता है 1 कंपन प्रति सेकंड। 1 कंपन प्रति सेकंड जो है उसको हम कहते हैं, अब प्रति सेकंड है और यहाँ प्रति मिनट है, तो उत्तर हो जाएगा सी, 60 कंपन प्रति मिनट। अगला है ध्वनि का तारत्वता ज्ञात किया जाता है आवृत्ति से, प्रबलता से, आयाम से, या इसकी चाल से। तो अभी हमने पढ़ा उसकी जो तारत्वता है वो उसकी आवृत्ति से निर्भर की जाती है। पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती हैं। अब है तड़ित को उसी क्षण देखा जा सकता है जब यह घटित होती है, और तड़ित देखने के 5 सेकंड पश्चात ध्वनि सुनाई दी। तो कितनी दूर पे था? तो आपको पता है टाइम ये दिया हुआ है, वायु की चाल ये है, आपको दूरी निकालनी है। तो चाल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 330 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, ठीक है। और 1600 ये हो जाएगा 16,500, ये इतना मीटर। और जब आप इसमें किलोमीटर में निकालोगे तो 16.5 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, ये 1650, और क्योंकि एक जीरो ही आएगा ना, तो 1650 मीटर, और किलोमीटर में निकालना हो तो 1.65 किलोमीटर आ जाएगा। फिर अब बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपन करता है? तो हमारा जो गला है वो कंपन करता है, या जिसे हम कहते हैं कंठ या वाक यंत्र, ये कंपन करता है, ठीक है। फिर है ध्वनि देर से क्यों सुनाई देता है? जैसे पटाखे की ध्वनि और आवाज़, तो क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की कम होती है। जब हम कोई ध्वनि सुन सकते हैं तो हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है, उस भाग का नाम अभी हमने बताया वाक यंत्र या कंठ। 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताना है जो कंपन डोरी द्वारा उत्पन्न होता है। तो डोरी के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो है आपका एक हो जाएगा गिटार, सितार,
ये सब ध्वनि के द्वारा उत्पन्न, तार के द्वारा उत्पन्न होने वाला है, डोरी के द्वारा। फिर है सरल लोलक 20 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करता है। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एक दोलन करने में लिया गया समय, तो 10 दोलन में 20 सेकेंड लगता है, तो एक दोलन में हो जाएगा 20/10, तो 2 सेकेंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा 1 आवर्तकाल, या 1 सेकेंड में तो 20 सेकेंड में 10 दोलन, तो 1 सेकेंड में 10/20 दोलन, तो 1/2 हर्ट्ज़, तो 0.5 हर्ट्ज़ इसका आंसर हो जाएगा। फिर जब हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है और प्रत्येक कंपन वस्तु से इतना नहीं है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के 3 स्रोत अपने आसपास ऐसे आप बता सकते हो। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, संचरित कैसे होती है, ये कैसे सुनी जाती है। तो उत्पन्न होती है हमारे कंठ के द्वारा, संचरित होती है माध्यम से, और सुनी कैसे जाती है हमारे कानों में जो ईयर ड्रम, या जिसे हम क्या कहते हैं, कर्णपटय कहते हैं। कर्णपटय के अंदर हमारा आंतरिक कर्ण होता है, वहाँ पर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली के द्वारा मस्तिष्क तक संदेश जाता है। तो इस तरह से ध्वनि के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये ध्वनि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्वनि के चैप्टर से कुछ देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं। तो जैसे तबला है, ये जो है तबला तानित झिल्ली में आ जाएगा। सितार ये तानित डोरी में आ जाएगा। हारमोनियम भी तानित डोरी में आता है। बांसुरी ये हवा के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ से भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि किसका कितना जो प्रबलता होती है। तो श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल, फुसफुसाहट की 30 डेसिबल, बातचीत की 60, और यातायात की 70, और फैक्ट्री की 80। 80 से अधिक को हम शोर कहते हैं। शोर और संगीत में क्या अंतर होता है, ये भी आप आसानी से लिख सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो ये आप ध्यान रखना, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की ध्वनियाँ जो हैं उन्हें हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव्य, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक को हम कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो 3 हम कहते हैं, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। फिर और 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ जो है पराश्रव्य ध्वनियाँ, उसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। फिर सुस्वर ध्वनि जो हमारे कानों को सुखद लगती है, हारमोनियम और के द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। फिर है ध्वनि प्रदूषण से आपके क्वेश्चन ये सबसे आ जाते हैं, और किस किस से होते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं इससे, और क्या रोकने के उपाय हैं ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इतना ज़्यादा अब इस चैप्टर से नहीं आता है, आपका इम्पोर्टेंट इतना ही था, और तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया है, और आप अच्छे से पढ़ लो। ये सब हमने कर ही लिया है, एनसीईआरटी का है टॉपिक, तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। आप इसी में से आपका लगभग पेपर आएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। एक बार ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कल बताना जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो कल ज़रूर कमेंट करना कि इसमें से कितना आपने आपके एग्ज़ाम में आया है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।